Welcome guys, our public school online classes. थोड़ा सा देख लीजिए. In this video, we are going to discuss about the principles of inheritance and variations. अर्थात इस वीडियो में हम आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत और उनकी विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं. तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने की वजह से इस चैप्टर के वीडियोज को हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है. ये इनहेरिटेंस का जेनेटिक्स पार्ट का पार्ट 1 वीडियो है. यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो पेरेंटल पीढ़ी होती है अर्थात उनकी जो पैतृक पीढ़ी होती है उनके लक्षण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं और यह प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, उन नियमों को भी हम यहाँ पर जानेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर टर्म आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, इनहेरिटेंस मतलब वंशागत या आनुवंशिकता और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता. तो पहला टर्म यहाँ पर है इनहेरिटेंस अर्थात वंशागत. तो हम वंशागत किसको बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहना ही हेरिडिटी, इनहेरिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं या फिर आनुवांशिकता या वंशागत हिंदी में बोलते हैं. अर्थात हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या फिर वंशागत बोलते हैं. एक और टर्म यहाँ पर आता है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जिसको हम बोलते हैं. दोनों में अंतर है, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में अंतर है. आनुवांशिकता एक ऐसी प्रोसेस है, आनुवांशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आनुवांशिक लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं. अर्थात ये एक प्रक्रिया है. और आनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं. अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागत के लक्षणों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं या आनुवांशिकी बोलते हैं. तो ये जो जेनेटिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, शब्द है. इसका प्रयोग सर्वप्रथम बैट्सन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था और तब वहाँ से जेनेटिक्स शब्द की खोज हुई. इसके बाद तमाम साइंटिस्ट आनुवांशिक लक्षणों को पहले से जानते थे, लेकिन सर्वप्रथम जेनेटिक्स और उसके सिद्धांतों को मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले खोजा. हालांकि इनके पहले कुछ और साइंटिस्ट जैसे कि अरस्तु और अन्य जो साइंटिस्ट थे उनको जेनेटिक्स या आनुवांशिकता के बारे में जानकारी थी, लेकिन कैसे आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, कौन से कारक इनके स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये जानकारी उनको नहीं थी. उनको बस इतनी जानकारी थी कि माता पिता से कुछ लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं. इसके बाद ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको हम आनुवांशिकी का पिता बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल या शॉर्ट फॉर्म में मेंडल, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर एक ये चर्च में पादरी के रूप में काम करते थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पंडित होते हैं. और
ठीक उसी प्रकार से ये चर्च में काम करते थे। वहाँ पर जो चर्च के पुजारी होते हैं उनको हम पादरी बोलते हैं। तो वहाँ पर एक चर्च में ये पादरी का काम करते थे और उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर पाइसम सैटाइवम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मटर, पाइसम सैटाइवम मटर का साइंटिफिक वनस्पतिक नेम होता है। मटर के प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि अगर हम दो विभिन्न लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराते हैं तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उनको रिसेसिव बोला इन्होंने, रिसेसिव। और ऐसे लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उनको डोमिनेंट कहा इन्होंने। अर्थात डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। तो यहाँ पर इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और उस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और इनका मटर का जो पौधा था उसका सिलेक्शन करने का भी कई कारण था और जिसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। मटर के पौधे में क्या क्या खासियत थी? सबसे जो मेन खासियत थी ये कि जो पौधा होता है वो छोटा पौधा होता है। Selection of the plant by Mendel। कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से कारण थे? तो पहला कारण यहाँ पर यह था स्मॉल प्लांट। आप जानते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ तक हमको पहुँचना बड़ा आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो मटर का पौधा होता है वो क्योंकि हाइट में छोटा होता है इसलिए उसको हम आसानी से उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको बांध सकते हैं ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके और तमाम और अदर एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए पौधा छोटा होने की वजह से उसमें आसानी होती है। नेक्स्ट दूसरा कारण सबसे बड़ा ये था कि जो मटर का पौधा होता है वो एनुअल प्लांट होता है अर्थात एक वर्षीय ही होता है। जो उसकी आयु सीमा होती है वो एक वर्ष के भीतर ही उसमें फ्लावरिंग आ जाती है, फूल लग जाते हैं अर्थात वो एनुअल प्लांट था। एक वर्षीय, एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल प्लांट था। दूसरा कारण ये था, तीसरा कारण ये था कि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें जो सीड लगते हैं, फल बनते हैं, उसमें बीज जो बनते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बनती है। इससे फायदा ये होता है कि कम संख्या में इन्होंने पौधे उगाकर अधिक संख्या में उनको सीड मिल गए जिससे अगली पीढ़ी में उनको और अधिक मात्रा में भी एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हुई। तो यहाँ पर जो थर्ड रीजन बनता है वो बनता है ग्रेट नंबर ऑफ सीड्स अर्थात यहाँ पर जो सीड्स की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है एक प्लांट में। एक और कारण बनता है ये कि जो मटर का पौधा होता है उसमें
सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, और उसमें स्वपरागण को आसानी से रोका जा सकता है। तमाम बैग्स आती हैं फ्लावर्स में लगा दिया जाता है, जिससे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो रुक जाता है। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया है। और लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो मेंडल थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी समय के लिए रुका रहा। क्यों? कितना उस समय जब मेंडल ने अपनी थ्योरी दिया तो कोई भी इनकी थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया, तो उस समय इनकी थ्योरी को इग्नोर कर दिया गया। और बाद में लगभग 30 वर्ष बाद इनके जो नियम थे, इनके जो सिद्धांत थे, वो फिर से 3 साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए, जिसमें से कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और ये 3 साइंटिस्ट थे। कार्ल लॉरेंस जर्मनी के, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के और शेरमैक ऑस्ट्रिया के। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में लगभग 30 वर्ष पश्चात मेंडल के जो नियम थे उस पर अपना रिसर्च किया और अपना व्यू प्रस्तुत किया, जिसको हम मेंडल के नियम से आज जानते हैं। तो आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल के नियम देखेंगे और जेनेटिक्स की अन्य जानकारियाँ।